सेत्सु एक आम सा दिखने वाला लड़का जिसकी ताकतें बिल्कुल भी आम नहीं होती, उसके पास बिल्कुल गॉड लाइक पावर्स थी और उसको सही मायनों में एक गॉड कहना भी गलत नहीं होगा। पर एक दिन जब वो और उसकी पूरी क्लास टेलीपोर्ट होके एक दूसरे इसेकाई वर्ल्ड में चले जाते हैं तो फिर वो वहाँ पे ये फैसला करता है कि वो अपनी ताकतों को छुपा के रखेगा ताकि उसको वहाँ के हॉट गर्ल्स के साथ रहने का पूरा टाइम मिल सके। पर उसका प्लान वहाँ पे पूरी तरीके से चौपट हो जाता है क्योंकि उसको पता चलता है कि उस वर्ल्ड में पहुँचने तक उस वर्ल्ड के अंदर वॉर स्टार्ट हो चुकी थी और अब उसको उस वर्ल्ड के अंदर छोरियां पटाने से ज्यादा उसको अपने कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने पे ध्यान देना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि उनके स्कूल डेज खत्म होने वाले थे और सेत्सु अपने टेबल पे बैठ के खिड़की से बाहर देख रहा था। तब एक यूही नाम की लड़की आकर उसके पास बैठती है और उसके बालों को पकड़ के बोलती है, तूने अपने बाल इतने क्यों बढ़ा रखे हैं? कुछ टाइम बाद तो तू एक लड़की लगने लगेगा और ध्यान से रहियो कहीं कोई लड़का तुझे लड़की समझ के ना उठा ले। और जब उनके बीच में सब बातचीत चल ही रही होती है कि तभी उनको एक जोर की आवाज आती है। फिर वो लोग देखते हैं कि उनके क्लासरूम के चारों तरफ एकदम घना अंधेरा छा चुका है और उनके क्लास के ठीक बीच में एक मैजिकल सर्कल अपीयर हो चुका था और उस सर्कल से काफी तेज रोशनी निकल रही थी और अचानक से उस क्लास के सारे स्टूडेंट्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे ही दुनिया में आ चुके थे। तब वो लोग वहाँ पे ये समझने की बस कोशिश ही कर रहे थे कि वो लोग यहाँ पे कैसे आ गए कि वो लोग देखते हैं कि एक खतरनाक सेना की टुकड़ी उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़े जा रही थी और उनके लुक से वो फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे, इसलिए वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ से काफी तेजी से भागने लगते हैं। पर सेत्सु वहाँ पे खुद को मेन कैरेक्टर समझ के वहाँ से नहीं भागता और वो सोचता है कि वो अकेले ही उन सारे सोल्जर्स को रोक लेगा। वैसे सेत्सु सही में एमसी है भाई, मेन कैरेक्टर। तो यूही वहाँ पे ये देखकर सेत्सु को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और अपने शरीर से उसको किसी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। पर सेत्सु वहाँ पे अपनी एक पलक तक नहीं झपकाता और वहाँ पे अपनी बस एक उंगली का इस्तेमाल करके उस बड़े से सोल्जर को वहाँ से दूर उड़ा देता है। पर ये चीज यूही वहाँ पे नहीं देख पाती क्योंकि उस सोल्जर के डर से उसने वहाँ पे अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो वो दोनों भी वहाँ पे अपने सारे क्लासमेट्स के साथ वहाँ से भागने लगते हैं। पर वो लोग देखते हैं कि उनके सामने से भी वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स आ रहे थे। तब जल्द ही उनको वहाँ पे ये पता चल जाता है कि ये सारे सोल्जर्स उनके ऊपर हमला करने के लिए नहीं आ रहे बल्कि ये तो उन दूसरे सोल्जर्स के ऊपर हमला करने के लिए आए थे जिन्होंने पहले सेत्सु के ऊपर हमला किया था। तभी उन लोगों के बीच में वहाँ पे एक ब्लू हेयर वाली नाइट आ जाती है और उन सब से बोलती है कि वो लोग यहाँ से जल्दी से पीछे हट जाए क्योंकि ये एक बैटल ग्राउंड है और यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। और आखिरकार जब वहाँ पे वो बैटल खत्म होती है तो वो नाइट उन सभी को लेकर अपने राजा के पास आ जाती है। तो उनके राजा वहाँ पे बताते हैं कि उनके बीच में से कोई एक हीरो है जो कि उनके पूरे कॉन्टिनेंट को बचाएगा क्योंकि पहले ही ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि आसमान से कई सारे बच्चे आएंगे जिनमें से एक होगा उनका हीरो जो कि उन सबको बचाएगा। इसलिए अगले ही दिन से उन सारे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है बस ये पता लगाने के लिए कि उन सभी में से वो हीरो कौन है। जिस ट्रेनिंग के बीच में यूही ही वहाँ पे एक ऐसी अकेली लौती इंसान होती है जो कि मैजिक को यूज कर पा रही थी। तब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेत्सु वहाँ पे आसपास घूमते हुए उस वाले कैसल को एक्सप्लोर कर रहा था और इसी तरह से चलते चलते उसका सामना एक जगह पे उस ब्लू हेयर वाली नाइट से हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ पे उसको हाय बोलता है। जो देखकर वो ब्लू हेयर वाले नाइट जिसका नाम ईका होता है वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सेत्सु से बोलती है कि वो उससे इतने कैजुअली कैसे बात कर सकता है, वो इस जगह की नाइट है तो उसको उससे इज्जत से बात करनी चाहिए। तब सेत्सु वहाँ पे ये सुनकर अपना सिर खुजाते हुए उस नाइट से बोलता है कि अरे हाँ तुम जो भी हो पर मेरे ताकत के सामने तो तुम सबकी कच्चियाँ बिल्कुल गीली है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम लोगों से इज्जत से बात करनी चाहिए। ये सुनकर ईका वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सेत्सु से बोलती है कि अगर ऐसा है तो फिर वो उसके सामने अपनी ताकत को साबित करे, नहीं तो उसके सामने झुक के उससे माफी मांगे। तब सेत्सु उससे बोलता है कि ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो आ जाओ, मैं तुमको दिखाता हूँ मेरी ताकत। तब ईका वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग वाली वुडन शॉर्ट को निकाल के सेत्सु के ऊपर हमला करने लग जाती है। पर अचानक से सेत्सु वहाँ पे उसके सामने से हट जाता है और जैसे ही वहाँ पे ईका का हमला उससे मिस होता है तो सेत्सु वहाँ पे पीछे पलट के उसकी जड़ी बूटी पे एक खींच के चमाट मार देता है जिससे कुछ देर के लिए पता नहीं ईका को वहाँ पे क्या हो जाता है, उसके पैर वहाँ पे बिल्कुल कांप जाते हैं। आगे फिर कुछ देर बाद वो खुद को जैसे तैसे संभालती है और भागते हुए आके सेत्सु के पैरों पे गिर जाती है और उससे बोलती है कि सेत्सु मास्टर सच्ची में आपकी कच्ची गीली करने वाली ताकत तो काम करती है। फिर वो उसको ऑफर करती है कि वो उसके साथ काम करना चाहती है और
बदले में रोज उसको वो ऐसा एक आध चमाट मार दिया करे। ये सुनकर सेत्सु वहाँ पे उससे बोलता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, पर अभी के लिए तो मुझे कहीं पे बैठने का मन कर रहा है। तो ईका जल्दी से जाकर वहाँ पे उसकी चेयर बन जाती है और सेत्सु को उसके ऊपर बिठा लेती है। फिर हमें उस दिन के शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूही अभी तक अपने मैजिक की प्रैक्टिस करे जा रही थी। और जब सात्सु वहाँ पे उसके पास जाता है तो वो उसकी शक्ल को देख के समझ जाता है कि यूही किसी बात को लेकर परेशान है, इसलिए वो उससे उस बारे में पूछता है। और यूही उससे बोलती है कि हमें ये सब ट्रेनिंग वगैरह इसलिए दी जा रही है ना, ताकि हम लोग किसी को चोट पहुंचा सके, पर मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती। ये सुनकर सेत्सु वहाँ पे हैरान रह जाता है और उसको ये समझ नहीं आता कि वो यूही को क्या जवाब दे। पर उससे पहले ही यूही वहाँ पे उससे बोलती है कि ठीक है, तुम्हें कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं ये मैजिक किसी को भी चोट पहुँचाने के लिए नहीं सीख रही, बल्कि मैं ये मैजिक इसलिए सीख रही हूँ ताकि मैं तुमको प्रोटेक्ट कर सकूँ। फिर सेत्सुकी अगले ही दिन अपने कुछ साथियों को लेकर उस महल के हथियारों के गोदाम में जाता है अपने लिए एक खतरनाक सा हथियार लेने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जितनी ज्यादा ताकत थी उतनी ताकत को तो कोई आम सा हथियार संभाल नहीं पा रहा था और टूट जाता था। इसलिए वो लोग इस हथियारों के गोदाम में आए हैं ताकि वो लोग सेत्सुकी के लिए एक ऐसा हथियार ले सके जो कि उसकी ताकत को संभाल सके। तो वो लोग एक इनविजिबिलिटी का स्पेल इस्तेमाल करते हुए छुपते छुपाते उस गोदाम के अंदर जा रहे थे, पर उस हथियार के रूम के ठीक सामने ही वहाँ पे एक गार्ड पहरा दे रहा था। इसलिए ईका उसके पीछे से छुपते हुए जाती है और उसके पैरों के बीच में एक जोर से लात मार के उसको नॉकआउट कर देती है। फिर उस गार्ड को ले जाके लपेट के एक बॉक्स के अंदर छुपा देते हैं, जिससे कि वो गार्ड किसी और गार्ड को दिखाई ना दे। देन फाइनली वो लोग जाकर उस हथियार के रूम के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उनको मिलता है वहाँ का सबसे खतरनाक हथियार, एक मोटी और भारी सी सॉर्ड जो कि टाइटेनियम से बनी हुई थी। और अभी के लिए उन लोगों के पास बस यही एक लौता हथियार था जो कि सेत्सुकी की ताकत को संभाल सकता था। तभी उनको बाहर से काफी सारे गार्ड्स की आवाजें आने लगती है, क्योंकि उन सबको वो बेहोश गार्ड मिल चुका था। इसीलिए जल्दी से वो लोग उस सॉर्ड को लेते हैं और छुपते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और जब सेत्सुकी के वहाँ से जाने का वक्त आ चुका था तो फिर यूही वहाँ से दौड़ते हुए आकर उससे चिपट जाती है और उससे पूछती है कि वो उसको बिना बताए कहाँ जा रहा है। और सेत्सु वहाँ पे उसको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि उसका जाना कितना ज्यादा जरूरी है, वो जाकर शायद इस होने वाले जंग को रोक सके। ये सुनकर यूही वहाँ पे सेत्सु को वहाँ से जाने तो नहीं देना चाहती थी, पर वो भी ये समझ सकती थी कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो काफी ज्यादा भारी मन से अपने बड़ी बड़ी आंखों में नमकीन आंसू लिए इस बात के लिए मान ही जाती है। तब वो धीरे से वहाँ पे सेत्सु के पास आती है और सेत्सु को लगता है कि अब उसको थोड़ी सी पप्पी झप्पी मिलेगी, पर यूही वहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सेत्सु के सारे लंबे बालों को काट देती है और उसकी तरफ काफी ज्यादा खुशी से देखते हुए उससे बोलती है कि सेत्सु तो छोटे बालों में और ज्यादा हैंडसम लगता है। फिर सेत्सु आखिरकार उन दोनों लड़कियों को अलविदा बोलता है और निकल पड़ता है अपने सफर पे। तब दूसरी तरफ हमें वहाँ पे एक रूरी नाम की छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अपने दादाजी के साथ रहती थी और उनकी एक ज्वेलरी बेचने की दुकान होती है जहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश रहती थी। पर एक दिन किसी कारणवश उसके दादाजी गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से रूरी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा हर टाइम बस अपने दादाजी के साथ ही गुजारती थी। फिर उस दिन रात को जब रूरी अपने सारे ज्वेलरीज को लेकर अपने घोड़ा गाड़ी से अपने घर वापस आ ही रही थी कि तभी उसके ऊपर एक जंगली सुअर हमला कर देता है, जिसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल चमक रही थी। और उस सुअर के हमले की वजह से रूरी की घोड़ा गाड़ी पलट जाती है और उसका सारा सामान जाके नीचे गिरता है। इसलिए रूरी जल्दी से जाकर वहाँ पे अपने सारे ज्वेलरीज को उठाने लगती है और एक पल के लिए तो वो वहाँ पे भूल ही गई थी कि उसके ऊपर एक जंगली सुअर ने हमला किया था। और जैसे ही रूरी पीछे पलटती है तो वो जंगली सुअर ठीक उसके पीछे ही उसका इंतजार कर रहा था उसके ऊपर हमला करने के लिए। पर इससे पहले कि वो जंगली सुअर वहाँ पे रूरी के ऊपर हमला कर पाता, वहाँ पे सेत्सु आ जाता है और अपने उस बड़े खतरनाक शॉट से उस सुअर के 2 टुकड़े करके रूरी की जान बचा लेता है। इसीलिए रूरी वहाँ पे सेत्सु के हेल्प के बदले उसको वहाँ पे कुछ पैसे देने की कोशिश करती है, पर सेत्सु उससे बोलता है कि उसको उसके पैसे नहीं चाहिए। ये सुनकर उस बच्ची के आंखों में वहाँ पे आंसू भर जाते हैं और वो सेत्सु से बोलती है कि अगर उसको उससे पैसे नहीं चाहिए तो फिर उसको उससे क्या चाहिए, कहीं वो कुछ गलत इरादे से तो उसके पास नहीं आया है ना। ये सुनकर बेचारा सेत्सु वहाँ पे सदमे में चला जाता है और ये फैसला करता है कि वो इस बच्ची को ले जाकर उसके मंजिल तक छोड़ेगा, क्योंकि इसका इस तरीके से अकेले घूमना उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो जल्दी ही वो दोनों अपने सफर को तय करते हुए जाकर अपने नजदीकी शहर में पहुँच जाते हैं और इससे आगे रूरी को एक शिप से जाना था। इसीलिए जब वो जाकर वहाँ पे एक शिप के कैप्टन से बात करती है तो फिर वो शिप का कैप्टन उसको मना कर देता है, क्योंकि अभी उनके वर्ल्ड में जंग चल रही थी और इस वक्त सामानों को ट्रांसपोर्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था।
ये सुनकर उस जगह पे उस बच्ची का रोना निकल जाता है, पर वो वहाँ पे हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो जाकर वहाँ पे हर एक शिप के कैप्टन से बात कर रही थी कि कोई उसके सामानों को ट्रांसपोर्ट कर दे, और सेत्सु चुपचाप दूर बैठा हुआ सब देख रहा था। पर तभी वो नोटिस करता है कि उस बच्ची के सामने वहाँ पे कुछ गार्ड्स आ चुके थे और वो उससे पूछताछ करते हुए उसके सामानों को चेक करने की डिमांड करते हैं। पर रूरी उन सारे गार्ड्स को मना करते हुए रोकने लगती है, क्योंकि वो सब सामान उसका पर्सनल सामान था। इसीलिए वो सारे गार्ड्स वहाँ पे रूरी से उसका सामान जबरदस्ती छीनने लगते हैं। पर तभी उन लोगों के बीच में वहाँ पे सेत्सु आ जाता है और उन सारे गार्ड से बोलता है कि क्या उन लोगों के पास परमिट है इस बच्ची के सामानों को चेक करने की। ये सुनकर उन तीनों गार्ड्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने तलवारों को पकड़ लेते हैं सेत्सु से लड़ने के लिए। पर तभी सेत्सु उन गार्ड से बोलता है कि क्या सच में तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो। तभी ये सुनकर उस वक्त उन गार्ड्स की नजर सेत्सु के पीछे टंगे हुए उस टाइटेनियम सॉर्ड पे जाती है और झट से वो उस वाले सॉर्ड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये बंदा उनके लेवल से काफी ज्यादा ऊपर है। इसीलिए वो लोग वहाँ पे सेत्सु से ज्यादा बहस नहीं करते और चुपचाप वहाँ से उनसे माफी मांग के वहाँ से वापस चले जाते हैं। और ये देखकर रूरी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने आंखों में आंसू लिए छलांग मार के जाके सेत्सु से चिपट जाती है। फिर वो दोनों उस दिन रात को शहर के एक होटल में रहने के लिए एक कमरा बुक करते हैं, जहाँ पे रूरी लाकर सेत्सु को एक ज्वेलरी दिखाती है जो कि उसके दादाजी ने बनाई थी। और जब सेत्सु उस ज्वेलरी को ध्यान से और अच्छे से देखता है तो उसको ये समझ में आ जाता है कि ये ज्वेलरी तो मैजिकल है। पर तभी हमें दूसरी तरफ उन पुराने वाले सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि पहले रूरी से बदतमीजी कर रहे थे और अभी वो उन दोनों को ढूंढते ढूंढते उस होटल तक आ चुके थे। पर इससे पहले कि वो सारे गार्ड्स आकर सेत्सु और रूरी को पकड़ पाते, वहाँ पे सेत्सु पहले ये सेंस कर लेता है कि उनको पकड़ने के लिए कोई यहाँ पे आने वाला है। इसलिए सेत्सु वहाँ पे पूरी तरीके से तैयार था और जैसे ही वो गार्ड्स वहाँ पे उस कमरे के अंदर आते हैं तो फिर सेत्सु वहाँ पे रूरी को पकड़ के उस कमरे की खिड़की से कूद के वहाँ से भागने लगता है। पर आखिरकार भागते भागते वो दोनों आकर एक डेड एंड पे अटक जाते हैं, जिसके सामने वहाँ पे बस समंदर ही था, जो देखकर रूरी वहाँ पे डर के मारे रोने लगती है। पर सेत्सु वहाँ पे उन वाले गार्ड्स को टीज करने लगता है कि वो लोग आके उनको पकड़े। और जैसे ही वो वाले गार्ड उनके थोड़ा सा करीब आने लगते हैं तो फिर सेत्सु वहाँ पे रूरी को पकड़ के उस समंदर के अंदर कूद जाता है, जो देखकर रूरी वहाँ पे डर के मारे रोते हुए चिल्लाने लगती है। पर तभी उन दोनों के समंदर के अंदर गिरने से पहले वहाँ पे एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर आ जाता है और उन दोनों को अपने सिर पे बिठा के वहाँ से ले जाने लगता है, जिससे कुछ ही देर में हमें वहाँ पे ये पता चल जाता है कि उस वाले सी मॉन्स्टर को भी वहाँ पे सेत्सु नहीं बुलाया था। और ऐसे ही समंदर के बीच में सफर करते करते आखिरकार वो लोग जाकर अगले दिन की सुबह एक दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग जाकर उस कॉन्टिनेंट के जमीन के ऊपर कदम रखते हैं तभी उस ड्रैगन के ऊपर एक सी ऑक्टोपस हमला कर देता है और वो ड्रैगन वहाँ पे सेत्सु से मदद मांगने लगती है। तब इसी बीच वो ऑक्टोपस वहाँ पे उस ड्रैगन के चेहरे के ऊपर अपना ब्लैक इंक लिक्विड स्प्रे मार देता है, जिसको देखकर सेत्सु की वहाँ पे उसकी मदद करने के बजाय उल्टा वहाँ पे पागलों की तरह हंसने लग जाता है। इसीलिए आखिरकार वो ड्रैगन वहाँ पे खुद ब खुद ही उस ऑक्टोपस को हराने के लिए मजबूर हो जाती है और उस ऑक्टोपस को हराने के बाद वो वहाँ पे अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है और आके सेत्सुकी के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की, वो तो बस उसको देख के हंस रहा था। जहाँ पे हमें उस ड्रैगन गर्ल का नाम पता चलता है जो कि होता है लीविया। और ऊपर से सेत्सु वहाँ पे लीविया की थोड़ी मोड़ी तारीफ कर देता है, जिससे लीविया वहाँ पे सुन के वहीं पे पिघल जाती है। तब रूरी उन दोनों के बीच में बोलती है कि अच्छा चलो ठीक है, पर अभी मुझे ये बताओ कि हमें इस वाले जायंट स्क्विड का करना क्या है। और लीविया उन दोनों से बोलती है कि वो दोनों फिक्र ना करे, इसके लिए उसके पास एक आइडिया है। तब अगले ही सीन में हमें वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि वो तीनों बैठ के वहाँ पे डीप फ्राइड स्क्विड खा रहे थे। इस तरीके से उन्होंने अपने सफर के बीच में कुछ टाइम तक आराम किया और साथ ही साथ उस स्क्विड को खाकर अपनी एनर्जी भी थोड़ी सी रीगेन करी। तभी सेत्सु के पीछे वहाँ पे 3 बच्चे आ जाते हैं और उसको बुलाते हुए उससे पूछते हैं कि उसके साथ 2 लड़कियाँ क्या कर रही है, क्या उसने इन दोनों लड़कियों को कहीं से किडनैप किया है। और इसी तरीके से ही वो वहाँ पे सेत्सुकी से काफी ज्यादा उल्टे पुल्टे सवाल पूछने लगते हैं। इसीलिए आखिरकार सेत्सु वहाँ पे परेशान होकर उन तीनों बच्चों के मुंह में फ्राइड स्क्विड ठूस देता है, जिनको खाने के बाद उन तीनों ही बच्चों को बिल्कुल मजा आ जाता है और वो तीनों बोलने लगते हैं कि इस स्क्विड को किसने बनाया है, जिससे सेत्सु को वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो उस वाले जायंट स्क्विड को लेकर उनके वाले विलेज में आ जाता है। जहाँ पे दूसरी तरफ हमें उस वाले विलेज के बड़े बड़े अथॉरिटीज को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि उनको खाना जुटाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो समंदर के अंदर फिशिंग तो नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके अंदर एक जायंट स्क्विड था और उस जायंट स्क्विड की वजह से वो लोग फिशिंग भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनके पास खाने की कमी होने लग गई थी। फिर वो लोग वहाँ पे ये फैसला करते हैं कि अगर उनको मरना ही है तो फिर वो ऐसा ही
भूखे नहीं मरेंगे। वो पूरा गांव एकजुट होकर साथ मिलकर उस वाले जायंट स्क्विड से लड़ने की कोशिश करेगा, भले ही वो उस वाले स्क्विड से जीत पाए या ना जीत पाए। पर तभी उन लोगों के पीछे से वहाँ पे सेत्सु उन लोगों को आवाज लगाता है और बोलता है कि परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर हमने इस वाले जायंट स्क्विड को मार गिराया है, पर हम तीनों चाहकर भी इस वाले इतने बड़े स्क्विड को खा नहीं सकते। तो फिर अगर चाहे तो आप लोग भी हमारे साथ मिलकर इस वाले स्क्विड को खा सकते हैं। और ये देखकर कि वो लोग इतने टाइम से जिस वाले स्क्विड से इतने ज्यादा परेशान थे, उस वाले स्क्विड को सेत्सुकी ने उनके सामने खाने की तरह परोस दिया है, तो वो लोग वहाँ पे बिल्कुल खुशी से झूम उठते हैं। और उस रात को वो लोग वहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर उस पार्टी के खत्म हो जाने के बाद सेत्सु और उसकी पूरी टीम को वहाँ के एक वेडिंग में बुलाया जाता है, जहाँ पे कि उनकी वेडिंग काफी ज्यादा धूमधाम से की जा रही थी। पर सेत्सु वहाँ पे नॉर्मली दरवाजे से आने की बजाय वहाँ पे एक खिड़की तोड़ के आता है और उस वेडिंग की जो ब्राइड होती है उसके सामने जाकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे बोलता है कि मैं तुमको यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो क्योंकि यहाँ पे तुमको काफी ज्यादा खतरा है। ये सुनकर उस ब्राइड का जो हस्बैंड था वो वहाँ पे सेत्सु से लड़ने लगता है कि वो उसकी बीवी लेके कैसे भाग सकता है, पर सेत्सु वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं बोलता, बस सीधा उसकी तरफ काफी ज्यादा गुस्से से घूरता है, जो देख के वो हस्बैंड वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और अपने सारे गार्ड्स को सेत्सु के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है। पर तभी उनके बीच में वहाँ पे लिविया आ जाती है और उन सारे गार्ड्स के ऊपर अपने एक्वेटिक मैजिक का इस्तेमाल करते उन सबको ढेर कर देती है, जिससे वहाँ पे वो सारे गार्ड्स तो नीचे गिर चुके थे, पर अब भी वहाँ पे एक गार्ड काफी ज्यादा सख्ती से खड़ा हुआ था। और अचानक से वहाँ पे वो स्ट्रेंज गार्ड लिविया के ऊपर अपने मैजिक स्पेल से हमला करने लगता है, पर इससे पहले कि उस गार्ड के मैजिकल स्पाइक्स जाकर लिविया के अंदर घुस जाते, वहाँ पे सेत्सु आ जाता है और अपनी टाइटेनियम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सारे मैजिकल स्पाइक्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे हैरान होकर वो गार्ड वहाँ पे अपने आसपास देखने लगता है कि उसके हमले को किसने रोका। पर सेत्सु उसके पीछे इतनी तेजी से आ जाता है कि वो गार्ड उसको नहीं देख पाता और सेत्सु वहाँ पे उसको एक पंच मार के नीचे गिरा देता है। फिर सेत्सु उस वाले गार्ड के पास जाने लगता है और उस गार्ड की शक्ल को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सेत्सु को काफी अच्छी तरीके से जानता है। फिर वो गार्ड वहाँ पे सेत्सु से बोलता है कि हमारी मास्टर तुम्हारे बारे में जान के काफी ज्यादा खुश होगी। ये बोलकर वो गार्ड वहाँ पे सेत्सु के ऊपर फिर से दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, पर सेत्सु वहाँ पे उसके हमलों को काफी आसानी से रोक लेता है, जिसके बीच मौके का फायदा उठा के वो गार्ड वहाँ से दीवार तोड़ के भाग जाता है। और जब सेत्सु वहाँ पे उस गार्ड को देखने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके पीछे से वो ब्राइड आके उसको हक कर लेती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और ये देख के तो ब्राइड वहाँ पे उसके ऊपर बिल्कुल फ्लैट हो चुकी थी। और ये क्या हो रहा भाई, छोरिया अपनी शादी छोड़ के आके साथ से लिपट रही, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर फिर वो ब्राइड जिसका नाम डिजास्टर होता है वो वहाँ पे सेत्सु से वहाँ पे रुकने की इच्छा जताती है, पर सेत्सु उसको मना करते हुए बोलता है कि उसको जाना होगा क्योंकि उसको इस वॉर को रोकना है, और अगर उसको इस वॉर को नहीं रोकना होता ना तो वो यहाँ पे उसके साथ जरूर रुकता। फिर तब रूरी वहाँ पे अपने मन की इच्छा जताती है और सब लोगों से बोलती है कि वो इस वाले गाँव में रुक के अपनी एक दुकान खोलना चाहती है। ये सुनकर सेत्सु वहाँ पे बोलता है अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तुमको नहीं रोकने वाला। तब हमें वहाँ पे दूसरी तरफ उनके राज्य का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्का अब भी उन सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रही थी और एल्का वहाँ पे ये नोटिस कर पाती है कि यूही उन सारे ट्रेनिंग को काफी ज्यादा तेजी से सीख रही थी, इसलिए वो वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के सामने यूही की काफी तारीफ भी करती है। और जब वहाँ पे उन सारे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो यूही वहाँ पे एल्का के पास आती है और उसको और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाने को बोलती है, क्योंकि ये चीजें तो वो आराम से सीख रही थी। इसलिए फिर एल्का यूही को वहाँ से लेकर एक अंडरग्राउंड सीवर लाइन में आ जाती है, जो कि उनके सारे सोल्जर्स और वॉरियर का फाइनल ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। तभी अचानक से वहाँ पे सीवर लाइन के पानी के अंदर से एक बड़ा सा क्रोकोडाइल वाला मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देख के यूही वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है। पर एल्का वहाँ पे उसको शांत करवाते हुए बोलती है कि अगर वो ऐसे ही डरती रहेगी तो फिर वो सेत्सु को दूसरे लोगों से प्रोटेक्ट कैसे करेगी। ये सुनकर वहाँ पे यूही के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो खुद को संभालते हुए जाकर अपने मैजिकल स्टिक से उस क्रोकोडाइल के ऊपर हमला कर देती है और वापस से एल्का की तरफ पलट के उससे बोलती है कि देखा मैंने कहा था मेरे लिए ट्रेनिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर तभी एल्का उससे बोलते है कि फाइट का पहला रूल तो यही है कि तुम्हें अपना ध्यान भटकाना नहीं है। इसलिए जब यूही वहाँ पे पीछे पलट के देखती है तो वो क्रोकोडाइल वाला मॉन्स्टर वहाँ पे गुस्से से खड़ा हुआ उसको बस घूरे जा रहा था। फिर वो उसके ऊपर काफी तेजी से हमला कर देता है। इसलिए यूही वहाँ पे अपने जादुई छड़ी को उसके मुंह में फंसा कर उसको रोकने की कोशिश करती है। इसलिए इसी बीच वो क्रोकोडाइल वहाँ पे अपने
पंजे का इस्तेमाल करते हुए यूही के हाथ पे स्क्रैच कर देता है। तो एल्का वहाँ पे उसको मोटिवेट करने लगती है और उससे बोलती है कि तुम्हें अपने मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए किसी छड़ी की जरूरत नहीं है। अगर तुम कोशिश करो तो तुम उस मैजिक को अपने अंदर से इस्तेमाल कर सकती हो। ये सुनने के बाद जब यूही वहाँ पे अपने पूरे अंदर से और दिलो जान से कोशिश करती है तो फिर वो अपने जादुई छड़ी के बिना भी अपने फायर मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर पा रही थी और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस क्रोकोडाइल को अपने से दूर फेंक देती है। पर हालांकि अब भी वो क्रोकोडाइल जिंदा होता है, इसलिए एल्का वहाँ पे यूही से बोलती है कि उस क्रोकोडाइल को पूरी तरीके से खत्म कर देने के लिए। ये सुनकर यूही वहाँ पे झिझकने लगती है क्योंकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी। इसलिए एल्का वहाँ पे उसको समझाती है और बोलती है कि जंग का यही रूल है, अगर तुम जंग के अंदर दुश्मन को नहीं मारोगी तो फिर दुश्मन तुम्हें मारने से पहले एक बार तक नहीं सोचेगा, और अगर तुम्हें सेत्सु को प्रोटेक्ट करना है तो फिर तुम्हें दूसरे लोगों की जान तो लेनी ही पड़ेगी। और वो दोनों वहाँ से जाने से पहले एल्का उस वाले क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। उसके बाद वापस से हमें वहाँ पे सेत्सु और लिविया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिविया नीचे लेट के कुकीज खा रही थी। तभी अचानक से वहाँ पे उन लोगों की घोड़ा गाड़ी रुक जाती है और तभी उस घोड़ा गाड़ी के पीछे दो डीमंस गर्ल्स आके चढ़ती है, जिनको देख के सेत्सु वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। पर वो दोनों गर्ल्स वहाँ पे सेत्सु को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि दरअसल वो पिछली बार जिस गांव में रुके हुए थे उन गांव वालों ने ही उन दोनों को भेजा है, उन दोनों की इस एडवेंचर से भरी हुई सफर के अंदर मदद करने के लिए। इसलिए सेत्सु के पास वहाँ पे और कोई भी चारा नहीं बचता सिवाय उन दोनों गर्ल्स को एक्सेप्ट करने के। फिर वो दोनों लड़कियाँ वहाँ पे सेत्सु और लिविया को अपना अपना नाम बताती हैं, जो कि होता है एल्जी और अमेली। फिर जब वो सब लोग अपने घोड़ा गाड़ी में बैठ के एक अजीब से माउंटेन वैली से गुजर रहे थे, तभी उन लोगों की घोड़ा गाड़ी वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और पता चलता है कि सामने वाली नदी में बुरी तरीके से बाढ़ आ चुकी है, इसलिए वो इससे आगे तो घोड़ा गाड़ी से नहीं जा सकते। फिर अचानक से वहाँ पे पता नहीं अमेली को क्या हो जाता है, उसकी आंखें वहाँ पे पूरी तरीके से लाल पड़ जाती है और वो एक बड़े से ड्रैगन में बदल के सबके ऊपर हमला करने लगती है। ये देखकर एलेजी वहाँ पे पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। तब सेत्सु एलेजी से उसकी मदद करने के लिए बोलता है और कहता है कि उसको तो ये पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि अमेली एक बहरूपिया है जो कि हमारे ऊपर यहाँ पे हमला करने के लिए आई थी। इसलिए एलेजी वहाँ पे सेत्सु की मदद करने लगती है अमेली को हराने के लिए। और आखिरकार वहाँ पे अपने आखिरी हमले में लिविया अपने एक्वाटिक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सेत्सु की मदद करती है और सेत्सु वहाँ पे अपने टाइटेनियम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अमेली के ऊपर एक फाइनल हमला करता है, जिससे वहाँ पे अमेली के काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं और वो सारे टुकड़े कुछ ही टाइम बाद उन सब के ऊपर रोशनी के पार्टिकल्स की तरह बरसने लगते हैं। तो तब फिर सेत्सु वहाँ पे एलेजी को उसके गाँव वापस जाने को बोलता है, क्योंकि अभी उसकी जरूरत सेत्सु से ज्यादा उसके गाँव को है और वैसे भी उसके साथ लिविया है। ये बोलकर अलीजा को वो वहाँ से वापस अपने गाँव में भेज देते हैं और वो दोनों वहाँ से आगे अपना सफर समंदर के जरिए करने लगते हैं। और काफी टाइम के सफर के बाद वो लोग जाकर एक दूसरे शहर तक आखिरकार पहुँच ही जाते हैं और वहाँ से आगे उनको एक बोट के जरिए सफर करना था। पर जो बोट का कैप्टन होता है वो बोलता है कि आज के दिन तो कोई भी बोट चलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर वो लोग एक दिन का इंतजार करे और अगले दिन वो चाहे तो उस बोट के जरिए सफर कर सकते हैं। इसलिए आखिरकार सेत्सु और लिविया को इस बात पे राजी होना ही पड़ता है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। देन हमें वहाँ पे उस शहर के सबसे बड़े होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक शेरोनेको नाम की लड़की वहाँ के एक मैनेजर से मिलती है और वो मैनेजर वहाँ पे सेत्सु की फोटो दिखाते हुए बोलती है कि इसको असैसिनेट करना है और इसके बदले तुम्हें इतना सारा पैसा मिलेगा कि तुम्हें फिर कभी भी जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर शेरोनेको वहाँ पे उस मैनेजर को मना करने की कोशिश करती है, पर आखिरकार वहाँ पे उसको उस मैनेजर की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि शायद उसकी कोई भारी मजबूरी रही होगी। और जैसे ही वो वहाँ से सेत्सु की फोटो लेके बस जा ही रही थी कि तभी उस होटल के एंट्रेंस से वहाँ पे सेत्सु खुद एंट्री मारता है। इसलिए शेरोनेको वहाँ से जल्दी से अपना चेहरा छुपा के जाने लगती है, पर जाते जाते भी वो वहाँ पे सेत्सुकी के चेहरे की काफी अच्छी तरीके से जायजा लेते हुए जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें वहाँ पे शेरोनेको की स्टोरी दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि शेरोनेको ये असैसिनेशन का काम भी मजबूरी में ही कर रही है, क्योंकि उसकी जो बहन है वो काफी ज्यादा बीमार है और उसके इलाज के लिए उसको काफी सारे पैसे चाहिए। इसलिए वो ऐसा काम करते हुए अपने बहन के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। तब हमें उस दिन की रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेत्सु और लिविया काफी ज्यादा शांति से अपने बेड पे सो रहे थे और छुपते छुपाते वहाँ पे शेरोनेको भी पहुँच चुकी थी सेत्सु को खत्म करने के लिए। पर जैसे ही वो वहाँ पे सेत्सु के ऊपर हमला करती है तो उसको पता चलता है कि वो तो एक इल्यूजन मैजिक था और सेत्सु तो ठीक उसके पीछे खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। फिर अचानक से शेरोनेको उस कमरे की खिड़की
को तोड़ते हुए आकर बाहर गिरती है और फिर सेत्सु वहाँ पे आकर उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है और सेरोनेको उससे बोलती है कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, बस उसको उसके बदले पैसे मिल रहे हैं तो फिर वो उसको मारने के लिए आई है। ये बोलकर सेरोनेको वहाँ पे अपने बीस्ट वाले रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगती है ताकि वो सेत्सु के ऊपर हमला कर सके। इसीलिए सेत्सु वहाँ पर जाकर उसके सर पे अपना हाथ रख के बोलता है कि वो ये सब करना बंद कर दे, वरना फिर सेत्सु को उसे रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये सुनकर सेरोनेको वहाँ पे हैरान होकर चौंक जाती है कि सेत्सु क्या बोल रहा है, वो उसके ऊपर अपने हाथ का किस तरीके से इस्तेमाल करने वाला है। सेरोनेको ये सोच ही रही थी पर फिर भी वो वहाँ पे नहीं रुकती, इसीलिए सेत्सु को वहाँ पे अपने हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो सेत्सु वहाँ पे अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए सेरोनेको को एक खींच के चाटा लगाता है, जिससे सेरोनेको वहाँ से नीचे गिर के बिल्कुल बेहोश हो जाती है। तब जब दोबारा से वहाँ पे सेरोनेको की आंखें खुलती है तो उसको पता चलता है कि वो फिर से अपने घर में वापस आ चुकी है और सेत्सु और लिविया वहीं पे ही बैठे हुए हैं। ये देखकर सेरोनेको वहाँ पे उन दोनों के ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश करती है, पर उसकी जो बहन थी वो वहाँ पे सेरोनेको को रोक लेती है और उससे बोलती है कि इन दोनों ने तुमको बचा के यहाँ पे लाया है, दरअसल तुम इनको रास्ते पे कहीं पे बेहोश पड़ी हुई मिली। ये सुनकर सेरोनेको वहाँ पे ये समझ जाती है कि सेत्सुकी और लिविया बुरे लोग नहीं है। फिर सेत्सु वहाँ पे उससे बोलता है कि मैं ये समझ चुका था कि तुम ये काम किसी मजबूरी के चलते कर रही हो और अब मुझे पता चल चुका है कि तुम अपने बहन का इलाज करवाने के लिए सब मजबूरी में करती हो, पर सच बताओ तो दरअसल तुम्हारी बहन बीमार नहीं है बल्कि उसके ऊपर कोई अजीब सा श्राप है, पर मैं चाहूँ तो इस वाले श्राप को उसके ऊपर से हटा सकता हूँ। ये सुनकर सेरोनेको वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जल्दी से जाकर सेत्सु का दाहिना हाथ पकड़ के उससे बोलती है कि वो उसके बहन को किसी भी तरह से ठीक कर दे और उसके बदले उसको जो चाहिए वो उसको ला के देगी, यहाँ तक कि वो उसका दाहिना हाथ तक बनने के लिए तैयार है। वैसे उसको ये तो पता है ना कि दाहिना हाथ कौन से काम आता है। भाई का बर्थडे। पर फिर भी सेत्सु वहाँ पे उसके सर को सहला के बोलता है कि नहीं, उसके बदले उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस इतना चाहता है कि वो ये बुरे काम सब छोड़ दे। तब सेत्सु वहाँ पे उसकी बहन को ठीक करने के लिए अपना हाथ ऊपर करके अपने मैजिक के जरिए वहाँ पे एक अजीब से बड़े से सॉर्ड को समन करता है, जिसके जरिए वो वहाँ पे उसकी बहन के कर्ज को ब्रेक कर सकता था। पर जब वो वहाँ पे सेरोनेको की कर्ज को ब्रेक करने ही लगता है कि तभी उसके ऊपर वही मैनेजर वाली अजीब सी लेडी हमला कर देती है। पर सेत्सु के सामने वहाँ पे लिविया आके उसको बचा लेती है और उस मैनेजर लेडी से बोलती है कि वो शायद ये भूल रही है कि सेत्सु के साथ एक ओशन गॉडेस है, तो क्या उसको लगता है कि सेत्सु को चोट पहुंचाना इतना आसान है। तब वो मैनेजर लेडी वहाँ पे लिविया के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करती है, पर लिविया वहाँ पे अपने एक्वाटिक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस लेडी को पूरी तरीके से हरा देती है। इसलिए आखिरकार वो लेडी वहाँ पे वापस आने का बोलकर अपनी हार मानते हुए वहाँ से फ्लैश करके उन दोनों को भाग जाती है और वहाँ पे तब तक सेत्सु ने सेरोनेको की बहन को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। इसलिए फिर वो दोनों वहाँ पे आकर एक दूसरे से गले मिलते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर अगले ही दिन जब वहाँ पे सेत्सु और लिविया अपने बोट पे बैठ के वहाँ से बस जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पे आकर सेरोनेको और उसकी बहन उसको रोक लेते हैं और उससे बोलते हैं कि वो दोनों भी उसके साथ जाना चाहती हैं क्योंकि उसने उनकी इतनी ज्यादा मदद की है और अगर वो उसको अपना दाहिना हाथ नहीं बनाना चाहता तो फिर कम से कम लड़ाई में तो वो उसको अपने साथ लेके जा ही सकता है ना। और सेत्सु वहाँ पे उन दोनों को देखते हुए कुछ सोचते हुए अपना सर खुजाने लगता है और आखिरकार वो इस बात के लिए मान ही जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों काफी ज्यादा ताकतवर थी और वो दोनों उसकी इस जंग में मदद कर सकते थे। इसलिए फिर वो उनको भी लेकर अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। तब हमें दूसरी तरफ उनके राज्य का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सारे मॉन्स्टर ने एक साथ मिलकर उनके राज्य पे हमला बोल दिया था। इसलिए उस राज्य के सारे सोल्जर्स और वो सारे स्टूडेंट्स मिलकर उन सारे मॉन्स्टर्स को रोकने लगते हैं। तभी यूही वहाँ पे ये नोटिस करती है कि कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर वहाँ पर एक मॉन्स्टर को पकड़ रखा था और वो सब लोग मिलकर उस मॉन्स्टर को मारने वाले थे। इसलिए यूही जल्दी से जाकर उन सारे स्टूडेंट्स को रोकती है और उनसे बोलती है कि ऐसे किसी निहत्थे को मारना किसी हीरो की निशानी नहीं है। इसलिए वो सारे स्टूडेंट्स भी उस मॉन्स्टर को नहीं मारते। पर तभी अचानक से वहाँ पे आसमान में काफी सारे मैजिकल सर्कल्स अपीयर होते हैं जिनमें से काफी सारे बड़े बड़े आर्मर्ड सोल्जर्स आने लगते हैं जिनसे लड़ने के लिए उनको काफी ज्यादा मुश्किलें तो हो रही थी, पर फिर भी वो वहाँ पे उन सारे मॉन्स्टर्स को हरा ही देते हैं। तब फिर एक मैजिकल पोर्टल से वहाँ पे अमीली अपीयर होती है। दरअसल वो पिछली बार मरी नहीं थी बल्कि वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गई थी और अचानक से वो वहाँ पे अपने हाथ पे एक छोटा सा कट लगा के अपने खून की कुछ बूंदे जमीन पे गिराती है, जिससे वहाँ पे एक काफी बड़ा सा 3 सरों वाला मॉन्स्टर आ जाता है और एमिली वहाँ पे उस मॉन्स्टर से अपने आप को मर्ज करके उन सब के ऊपर हमला करने लग जाती है। पर तभी उसके पीछे से एलिजी आके उसके दिल पे हमला कर देती है और तब वो उसको हक करके वहाँ पे रोने लगती है क्योंकि वो उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। तब वहाँ पे वो लोग जैसे तैसे खुद को संभालने लग ही रहे
रहे थे कि अचानक से उस जगह पे एक बड़ा सा शैडो अपीयर होता है और उसके अंदर से एक अजीब सा आदमी बाहर आता है। उस टाइम तक वहाँ पे सारे सोल्जर्स और सभी लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, इसलिए यूही ही वहाँ पे अकेले उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए उस अजीब से आदमी से लड़ने के लिए जाने लगती है। पर इससे पहले कि वो अजीब सा आदमी वहाँ पे यूही के ऊपर हमला कर पाता, तभी आसमान से उड़ते हुए आकर सेत्सुए के धमाकेदार एंट्री लेता है और यूही से माफी मांगते हुए बोलता है कि उसे वो माफ कर दे क्योंकि उसको आने में थोड़ी सी देर हो गई। पर यूही उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, उसको ये पूरा यकीन था कि वो उसको बचाने के लिए जरूर आएगा। तब लड़ने से पहले वो अजीब सा आदमी वहाँ पे सेत्सु से बोलता है कि वो इन सारे कमजोर इंसानों के साथ क्यों रहना चाहता है, वो आकर उनके साथ क्यों नहीं रहता। अगर वो उनके साथ रहेगा तो फिर वो इस दुनिया का राजा भी बन सकता है। पर सेत्सु उससे बोलता है कि तुम समझे नहीं, राजा बनने में वो मजा नहीं जो कि मेरी तरह इन सारे आम लोगों के साथ रहने में है। तुम खुद ही देख लो, तुमसे आज तक कितनी सारी लड़कियों ने प्यार किया होगा। मुझे तो आज तक इतनी सारी लड़कियों ने प्यार किया है कि मैं तो आज तक गिनती भी भूल चुका हूँ। और सच्चाई तो हमेशा ही कड़वी होती है, इसलिए ये कड़वी सच्चाई सुनने के बाद वो अजीब सा आदमी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सारी ताकतों को मिला के वहाँ पे एक खतरनाक सा आर्मर और स्वॉर्ड बना लेता है जिससे वो सेत्सु के ऊपर हमला कर सके। और जैसे ही वो वहाँ पे सेत्सु के ऊपर हमला करता है तो फिर वो वहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किलों से उसको एक स्ट्राइक करने में कामयाब हो ही जाता है। पर सेत्सु इस बार उसको बिल्कुल भी मौका नहीं देता और अपनी टाइटेनियम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके काफी सारे टुकड़े कर देता है। तब हमें दूसरी तरफ एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस वॉर के बीच में चुपके से उनके कैसल के अंदर घुस चुका था और वो जाकर लिविया और सेत्सु के बाकी सारे दोस्तों को बंदी बना लेता है। तो इस बात का अंदाजा वहाँ पे सेत्सु को भी हो जाता है कि उसके दोस्त खतरे में है, इसलिए वो भागते हुए वहाँ पे उन सबको बचाने के लिए आ जाता है। और जैसे ही सेत्सु उस लड़के को देखता है तो वो उसको देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि वो अजीब सा लड़का तो उसका बचपन का दोस्त था जो कि काफी टाइम पहले काफी ज्यादा अजीब तरीके से गायब हो चुका था। तब उसका बचपन का दोस्त जिसका नाम टोमा होता है वो वहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से सेत्सु के ऊपर हमला करने लग जाता है। पर सेत्सु जैसे तैसे वहाँ पे बस खुद को बचाने की ही कोशिश कर रहा था क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। और इसी बीच सेत्सु वहाँ पे काफी ज्यादा जख्मी भी हो चुका था, पर अब भी टोमा वहाँ पे अपनी पूरी ताकत से सेत्सु के ऊपर बस हमला करे ही जा रहा था। इसलिए आखिरकार सेत्सु वहाँ पे मजबूर हो ही जाता है अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। वो वहाँ पे अपने हाथों में दो अपने सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्स को समन करता है और उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर्स निकल रही थी कि वो वहाँ पे गोल्डन चमकने लगता है और अपने ताकत के बस एक ही हमले में वो वहाँ पे टोमा को बिल्कुल निहत्था कर देता है। पर देन टोमा वहाँ पे फिर से खड़ा हो जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है जो देखकर सेत्सु वहाँ पे ये समझ जाता है कि उसके ऊपर भी कोई कर्स है, वो ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा। तो टोमा वहाँ पे एक काफी खास स्पेल को एक्टिवेट करता है जिससे वहाँ पे उसकी लाइफ सैक्रिफाइस होने के बदले उसको वहाँ पे इतनी ज्यादा ताकतें मिलेंगी कि वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन जाएगा। और फिर टोमा वहाँ पे सेत्सु के ऊपर काफी सारे खतरनाक हमले करने लगता है जिनको संभालने के लिए वहाँ पे सेत्सु को भी काफी ज्यादा मुश्किलें सामने आ रही थी। पर टोमा वहाँ पे गुस्से के चलते बेवकूफ ये भूल गया कि वो स्पेल सिर्फ उसको इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाएगी। पर सेत्सु तो हमारा इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था और वो पृथ्वी का भी सबसे ताकतवर इंसान है, इसीलिए सेत्सु वहाँ पे आखिरकार अपने दूसरे ही हमले में टोमा को काफी बुरी तरीके से हरा के नीचे गिरा देता है। उसके बाद सेत्सु वहाँ पे उसके ऊपर एक मैजिकल बैरियर स्पेल करता है जिससे वो अपनी किसी भी ताकत का इस्तेमाल न कर सके। और देन वो वहाँ पे अपने स्वॉर्ड को जमीन पे काफी जोर से मारता है जिससे काफी सारे स्टोन स्पाइक्स निकल के टोमा की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देख के टोमा समझ जाता है कि यही उसका अंत है, इसीलिए वो वहाँ पे सेत्सु से माफी मांगता है और बोलता है कि वो हमेशा से ही उसका बेस्ट फ्रेंड था। पर फिर जब वो वहाँ पे अपनी आंखें दोबारा से खोलता है तो वो देखता है कि सेत्सु ने उसको नहीं मारा है बल्कि उसने उन स्टोन स्पाइक्स के जरिए टोमा के गले पे जो नेकलेस था उसके क्रिस्टल को तोड़ दिया है। और दरअसल असल में उस क्रिस्टल के जरिए ही टोमा पे वो कर्स लगा था और वो करप्टेड हो गया था। इसलिए टोमा वहाँ पे सेत्सु से पूछता है कि उसने उसको मारा क्यों नहीं, उसने तो इतने सारे बुरे काम किए हैं। पर सेत्सु उससे बोलता है कि नहीं, हम दोस्तों को मारते नहीं है बल्कि हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुनकर टोमा वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब अगले सीन में हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि उन लोगों ने टोमा को एक जेल में बंद कर रखा था और फिर सेत्सु उसके पास आकर बोलता है कि तुमने काफी सारे बुरे काम किए हैं और उसके पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बाकी सारे स्टूडेंट्स को उनके घर वापस भेजना होगा। ये सुनकर टोमा वहाँ पे हैरान रह जाता है कि इतने ज्यादा बुरे काम करने के बाद भी वो लोग उससे नफरत नहीं करते। तो वो फिर वहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन सारे स्टूडेंट्स को उनके घर वापस अर्थ में भेज देता है और सेत्सु से पूछता है कि वो वापस क्यों नहीं गया, अगर वो चाहता तो वो भी वापस जाके अपने आम से जिंदगी जी सकता था। पर सेत्सु उससे बोलता है
है कि अब उसको यहाँ पे रहते हुए अच्छा लगने लगा है और वो यहाँ पे रह के इस पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तब सेत्सु वहाँ पे यूही को अपने साथ लेकर वहाँ से अपने एक और एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है और एल्का उसके पीछे से बस रोए जा रही थी कि वो उसको अपने साथ क्यों नहीं ले गया। अगर वो चला गया तो फिर उसके पीछे से चमाट कौन मारेगा। और गाइस इसी के साथ इस तरीके से इस वाले एनिमे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।